हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या नगरीकरण से जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर 3 तक में पूछे गए हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जियोग्राफी के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए हैं और हिस्ट्री के, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा इसका, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ये बीपीएससी टीआरई 3 प्राइमरी एग्जाम में पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था। भारत के मिजोरम उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या का संकेंद्रण 94.4% सर्वाधिक है। मेघालय में 86.1% तथा नागालैंड में 86.5% जनजातीय जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर और मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। तो ऑप्शनली इसका आंसर होगा सी। जब जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर बढ़ेगा तो जनसंख्या अपने आप घटेगी। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। यदि जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम हो तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या बढ़ेगी। यदि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो तो इस स्थिति में जनसंख्या स्थिर अवस्था में रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या के परिवर्तन में 3 कारण क्या हैं? तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 कारण कौन से हैं? ऑप्शन ए है जन्म मृत्यु विवाह, ऑप्शन बी है जन्म मृत्यु प्रवास, ऑप्शन सी है जन्म मृत्यु जीवन प्रत्याशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जन्म मृत्यु और प्रवास। जन्म मृत्यु प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। ये तीनों कारक जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुल जनसंख्या का और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात, साक्षरता दर, ऑप्शन सी देखिएगा क्या दिया है, जनसंख्या घनत्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। वर्ष 2024 में इसका 8वां संस्करण जारी किया गया था। 18वां संस्करण 2024 में जारी किया गया था। इसका भारत में स्थान 146 देशों में 129वां है। आइसलैंड लगातार 15वें शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए दिया है 5,98,000, ऑप्शन बी दिया है 3,20,000, ऑप्शन सी दिया है 7,80,000, ऑप्शन डी दिया है 2,34,000। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार के वर्तमान गया जिले में इसकी जनसंख्या 58,54,510 है। 2011 के अनुसार 93,91,418 थी। गया 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। 58,38,465 किलोमीटर। आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्म बच्चों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया GIR के सेप्टल रजिस्ट्रेशन सिस्टम
SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन देखिएगा तो ये 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 हो गई है। इसका आंसर ऑप्शन 2 और 3 होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कथन इस प्रकार है। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया IGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर 1000 बच्चों पे 48 वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो इस गोवा में होगा। इसका आंसर राज्य के नगरीकरण के लिए सर्वाधिक गोवा है। गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है 62.2%। एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी गोवा है। क्षेत्रफल के मामले में गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है तथा यह सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला भी राज्य है। अगला क्वेश्चन है इसका 9 नंबर। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन ए है जनसंख्या वृद्धि दर, ऑप्शन बी है जन्म दर, ऑप्शन सी है सीमित जनसंख्या। तो इसकी वहन क्षमता सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी होगा। एक्सप्लेनेशन इसका दिया है। जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है तो फिर धीरे धीरे रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। अब नया टॉपिक दिया है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिएगा। तो इसका आंसर पहला क्वेश्चन दिया है उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकीय पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकीय पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है संख्या का पिरामिड, ऑप्शन बी है जीवभार का पिरामिड, ऑप्शन सी है ऊर्जा का पिरामिड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जीवभार का पिरामिड। जीवभार का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। चार्ल्स एल्टन, एवलिन हचिकिंसन और रेमंड लिनमैन ने पारिस्थितिकीय पिरामिड के विकास में योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता, ऑप्शन बी है उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता, ऑप्शन सी है उत्पादक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्पादक। खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तर का ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मात्रा उत्पादकों में सबसे अधिक होता है। ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से होता है। यह ऊर्जा पौधों में विभिन्न कार्बनिक उत्पादों में संग्रहित होती है। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण घास, उसके बाद हिरण, उसके बाद बाग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो ऑप्शन ए घास, हिरण, बाघ, ऑप्शन बी घास, मछली, गाय, ऑप्शन सी घास, खरगोश, हाथी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का तात्पर्य निलंबित कणिका तत्व सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। यह हवा में लटके हुए छोटे
कण है होते हैं। ये ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिएगा, ऑप्शन ए दिया है गुडई तमिलनाडु, भगवान महावीर बिहार, बलपुरम मेघालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सुमेलित नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसका देखिएगा, गुंडई राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई तमिलनाडु में है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान यह गोवा में है, बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान यह मेघालय में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शांति घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? शांति घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शांति घाटी केरल राज्य में स्थित है। यह पलक्कड़ जिले में है। 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है जलवाष्प, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड है तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल के वर्षा के रूप में शामिल होते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4.2 से 4.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? तो इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, चीड़ के जंगल, आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिक प्रजातियां बाज के जंगलों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है केवल जंतु को संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को? तो राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र वह होता है जहाँ संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं की संरचना से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरीन की इस रासायनिक अपक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है? तो इसका आंसर होगा ओजोन मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बना होता है। जब वातावरण में मुक्त होता है तो यह ओजोन अणुओं को क्षरण करता है। समताप मंडल में यह 65 से 110 साल तक रह सकता है। क्लोरोफ्लोरो का व्यापारिक नाम फ्रियान है। CFCs का उपयोग 2/3 भाग रेफ्रिजरेटर में और 1/3 भाग फोम इंसुलेशन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप में होता है, लेकिन यह अवक्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यह काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन का परत काफ़ी पतली हो गई है। ओजोन क्षेत्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में मिलती है? तो बैक्टीरिया किस रूप में मिलती है? तो यह अपघटक के रूप में। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया कवक और अपघटक मृत जीवी होते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो A.G. टांसले ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 6 to 8 में पूछा गया था TRE 3 के री एग्जाम में, जो री एग्जाम में नहीं, जो कैंसिल हो गया था, फर्स्ट बार एग्जाम हुआ था। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये NCERT के क्वेश्चन है। 1906 ईस्वी में देहरादून में हुआ था इसकी स्थापना, और वर्तमान में इसे वन अनुसंधान के नाम से जानते हैं संस्थान के। यह संस्थान न केवल भारत अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक वानिकी के विकास का पर्याय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन द्वितीय प्रदूषक है?
ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक और अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच परस्पर क्रिया के कारण बनते हैं द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के फलस्वरूप पीएन, प्रकाश, रासायनिक धुंध, ओजोन और अम्ल वर्षा। वे प्रदूषक जो सीधे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसे प्राथमिक वायु प्रदूषक कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HF और HCS इस प्रकार के, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अजीविकीय कारक नहीं है? ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी उतांश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जंतु। अजीविकीय और अजैविकीय शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों को संदर्भित करता है, जैसे आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, जल, भूमि इत्यादि। जैविक कारक सभी जीवित जीवों से संबंधित होते हैं, जैसे जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता, डिकम्पोजर इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो वायु प्रदूषण का प्रभाव सबसे ज़्यादा फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका। वायु प्रदूषण पौधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जमीनी स्तर पर ओजोन जैसे हानिकारक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं, पेड़ों की पत्तियां और फूलों को बढ़ने से रोकते हैं, उनके खिलने में देरी करते हैं। इसके अलावा अम्लीय वर्षा और मिट्टी द्वारा अवशोषित प्रदूषक पौधों की जड़ों और तनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना का वर्ष है? ऑप्शन ए 1667, ऑप्शन बी 1767, ऑप्शन सी 1867। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1767। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में की गई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य कृषि सूचक है संभववाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्रकृति बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की आस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है नियतिवाद को, नव नियतिवाद को। ऑप्शन सी दिया है वैज्ञानिक नियतिवाद को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों को, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मध्य के मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। इसके तहत प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण नियतिवाद को और नव नियतिवाद को जन्म दिया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण को खतरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, जनसंख्या वृद्धि सीवेज प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन सहित उच्च अपशिष्ट उत्पादन में योगदान करती है। इससे वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों को तेजी से ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? ऑप्शन ए है पश्चिम घाट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम घाट। जैव विविधता हॉटस्पॉट अपनी उच्च प्रजाति समृद्धि और स्थानीय के लिए जाना जाता है। भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, BOD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। इसका आंसर होगा पानी बहुत प्रदूषित है। BOD जैविक ऑक्सीजन की उच्च मांग उच्च जल प्रदूषण को इंगित करता है। BOD पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा को दर्शाता है, इसलिए कम BOD अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का संकेतक है।
ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखिएगा, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। रोग जनकों के द्वारा गलफड़ों के बंद होने से, ऑक्सीजन की कमी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मल के द्वारा दूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जल दूषित में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब जल निकाय में वाहित मल को डाला जाता है तो तालाब में अपशिष्ट जल तेजी से सड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत में प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है, इसलिए इन्हें महासागर का वर्षा वन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो अफ्रीकी सम्मेलन 1968 ईस्वी में आयोजित किया गया था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन सितंबर 1968 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के अंतर्गत 16 जून 1969 को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका संधि प्रभाव में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है? तो मुरैना मध्य प्रदेश में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय चंबल सैंक्चुअरी घड़ियालों के प्रजनन का एक बड़ा केंद्र है। इसे अभयारण्य में विश्व की 80 प्रजातियां घड़ियाल आबादी निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन वनस्पति और जीवों की कमी के कारण वैध नहीं है? ऑप्शन ए बृहद पैमाने पर परियोजनाओं का विकास, ऑप्शन बी है कृषिगत फैलाव, ऑप्शन सी है चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। बृहद पैमाने परियोजनाओं का विकास, कृषि का विस्तार, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण तीनों वनस्पति और जीवों की कमी के कारण वैध है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी सीसा। इसका आंसर होगा सीसा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, तो पारिस्थितिकीय क्षरण कहलाता है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिकीय क्षरण कहलाता है। पारिस्थितिकीय क्षरण से पर्यावरण विशेष रूप से वायु, जल, भूमि के भौतिक और रासायनिक जैविक अभिलक्षणों में वांछित परिवर्तन से मानव आबादी, वन्य जीवन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक विरासत पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है, एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है, तो सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है असम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका गृह राज्य असम है। यह राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। एक सींग वाले गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे रंग से होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें IUCN की लाल सूची में और सुरक्षित करके सूचीबद्ध किया गया है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी गोवा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गोवा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भगवान वन्य जीव अभयारण्य गोवा में, सरिस्का वन्य जीव राजस्थान में, कुको वन्य जीव मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है, तो 3167। 22 के अनुसार 3167 है बाघों की संख्या। यह दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। इसका संरक्षण 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शुरू किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय और संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में है। यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत में सतपुड़ा हिल रेंज की दक्षिणी शाखा पर है, जिसे गविलवाड़ हिल कहा जाता है। वर्ष 1974 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 से 74 में पहले 9 भागों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस से रेगिस्तानी लोमड़ी किसकी उदाहरण है? ऑप्शन ए दुर्लभ प्रजाति, ऑप्शन बी है विलुप्त प्रजाति, ऑप्शन सी है लुप्तप्राय प्रजाति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्लभ प्रजाति। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को प्रदूषक माना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वायु प्रदूषण वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। समान रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड आदि गैसें प्रमुख वायु प्रदूषक है। ऑक्सीजन एवं आर्गन प्राकृतिक रूप से वायु के भाग है, अतः सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार को। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बिहार राज्य में रक्षाबंधन पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नलिखित पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी, रुई, एल्युमिनियम पन्नी जैव पदार्थ नहीं है। जैव निम्नलिखित ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक कार्यों से, जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा, सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। लकड़ी, रुई, कपास जैव निम्नलिखित पदार्थ हैं। एल्युमिनियम पन्नी जैव निम्नलिखित पदार्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे।